इंडिया एक बेमिसाल किताब है। यहाँ रोज उठता हुनर का सैलाब है। नामुमकिन भी यहाँ मुमकिन हो रहा है। नए इंडिया में नए कारनामों का जन्म हो रहा है। तभी तो पूरी दुनिया कह रही है OMG। OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया। क्या देख रहे हो? ये रिमिक्स का जमाना है बॉस। इसीलिए मैं आ पहुंचा हूं पास्ट और प्रेजेंट के माइंड ब्लोइंग रिमिक्स दिल्ली के हौस-खास कॉम्प्लेक्स में। यहां हिस्ट्री का ज्ञान भी है और रेस्टोरेंट्स के पकवान भी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के धमाकेदार एपिसोड की। सबसे पहले चलेंगे आसाम, जहां हाथी बन गए हैं चाय के साथी। उसके बाद ऐसे किचन में कुकिंग जिसके डिशेस से नहीं होगी ओवर ईटिंग। फिर OMG हीरो जो फार्मिंग में लाए हैं इनोवेशन। और फाइनली आएंगे ऐसे OMG ब्रदर जो बनाते हैं आर्ट यूजिंग फेदर। अरे बाबू मुझे क्या हिस्ट्री है, क्या नेचर है, क्या मौसम है और उसके साथ चाय की चुस्की रे। क्या कहा? अगर चाय के साथ बिस्किट की जगह हाथी होता तो ज्यादा मजा आ जाता। खैर ये OMG ये मेरा इंडिया है। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं। प्रेजेंटिंग चाय के बागान में हाथी। लाइफ का हर डे गुड डे हो जाए अगर सुबह सुबह मिल जाए एक प्याली गरमा गरम चाय। और वो चाय भी हो तो ऐसे खास बागानों से जहां आप भी चौंक कर पूछने लगे कि भाई ये हाथी कब से चाय का शौक फरमाने लगे। आज हम आए हैं आसाम के उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट के एक ऐसे अनोखे टी गार्डन में जहां फ्रीली घूमते हाथियों को देखकर आप भी कहेंगे OMG। ये है दुनिया का पहला एलिफेंट फ्रेंडली टी गार्डन। इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर है और यहाँ की आसाम चाय का मजा पूरी दुनिया में लिया जाता है। मगर ये टी गार्डन चाय के इस मजे को बनाना चाहता है और भी ज्यादा शुद्ध और इको फ्रेंडली। जिस काम को अंजाम दे रहे हैं इस टी गार्डन के ओनर टेंजिंग बोदोसा। तो लास्ट 17 साल से मैं ऑर्गेनिक चाय उगा रहा हूँ। जब हम पेस्टिसाइड डालते हैं खेत में, केमिकल बगीचे में, तो पेस्टिसाइड डालने का समय में कई सूक्ष्म जीवाणु मर जाते हैं। तो चिड़िया पशु पक्षी आना वहाँ पर बंद हो जाते हैं। 60 एकड़ से भी ज्यादा एरिया में फैले अपने टी गार्डन में टेंजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते। उनके इन ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड्स की वजह से उनके टी गार्डन में आने वाला हर जानवर रहता है बिल्कुल सेफ। फिर चाहे वो हो हॉर्नबिल, पीकॉक्स, स्वैम्प डियर या हाथी। एनिमल कॉरिडोर को बंद किया जा रहा है जिसके कारण से माइग्रेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हाथी जो है बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, इंडिया होकर के इन लोग सफ़र करते रहते हैं। जितने चाय का बगीचे होते हैं उस पर बड़े बड़े नाले बनाते हैं, ड्रेनेज मैनेजमेंट करते हैं। हाथी का बच्चा कईयों बच्चा हर साल में डूब के मर जाते हैं उस नाले में। काफ़ी लोग इलेक्ट्रिक शॉट लगाते हैं, उसमें ज़्यादा और भी एग्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन जहां बाकी लोग हाथियों की मूवमेंट को रोकने के लिए कई डेंजरस तरीके अपनाते हैं, वहीं तेंजिंग इंश्योर करते हैं कि उनके टी गार्डन में इन हाथियों को किसी तरह की कमी महसूस ना हो। हाथी जब आते हैं हमारे फार्म में तो इनको खाने के लिए भरपूर मात्रा में घास मिलते हैं। दूसरा हो गया आपको उसको पीने के लिए पानी मिलते हैं, हमने उसके लिए पॉन्ड का व्यवस्था किया। फ्रीली इन लोग घूम सकते हैं, कोई इलेक्ट्रिक फैंस नहीं है। उनका कॉरिडोर को मैंने बचा के रखा और उसी का साथ में मैंने हाथी के लिए अपना खुद ओन फॉरेस्ट क्रिएट किया। वहाँ पर रह करके इन लोग शांति से रह सके। उसी का साथ में कई उनका पसंदीदा जैसे पेड़ हो गया, जैसे बनाना हो गया, एलिफेंट एप्पल हो गया, बैम्बो हो गया, ये सब को मैं हाथी के लिए लगाता हूँ हर साल में। जितना तेंजिंग को इन हाथियों से लगाव है, यहाँ के हाथी भी तेंजिंग के टी गार्डन को उतना ही पसंद करते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि ये हाथी इनके टी गार्डन को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाते।
तब भी जब कभी ये 70 से 80 के ग्रुप में हो। OMG। हाथी जो हमेशा शांति पसंद करते हैं और हाथी इतने ज्ञानी होते हैं कि जब किसी भी फसल को वो पूरी तरह खा के खत्म नहीं कर देते हैं, वो थोड़ा खा करके वो छोड़ के चले जाते हैं। और चाय में भी जो पत्ता तोड़ने का जो लाइन होते हैं उसी लाइन में चलते हैं वो इतनी समझदारी है और जिस रास्ते से जाते हैं वही रास्ते में हमेशा फॉलो करते रहते हैं। WFEN जो है, इन्होंने देखा कि जब हमारे फार्म में कई हाथी को जब एक साथ में देखा तो उस समय में हमें वर्ल्ड में फर्स्ट एलिफेंट फ्रेंडली सर्टिफाइड डिक्लेरेशन दे दिया इन लोग ने। हाथी मेरे साथी, इस टाइटल पर फिल्में और गाने जरूर बने हैं, मगर रियल लाइफ में इसको अगर कोई सच करके दिखा रहा है तो वो है तेंजिंग बोदोसा अपने इको फ्रेंडली टी गार्डन के साथ। ये OMG टी गार्डन हम सब के लिए एक सबक है कि अगर नेचर के साथ दोस्ती हो गई तो लाइफ की चाय का जायका और भी मजेदार हो जाएगा। मैं काम चला। अरे आ गए आप लोग। एक्चुअली क्या है कि हौस खास में इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं ना कि मेरा खाना खाने को बड़ा मन कर रहा था। नहीं, रेस्टोरेंट का खाना नहीं, घर का खाना। इसीलिए मैं अपना किचन ढूंढ रहा था। आप लोग यही सोच रहे हो ना कि किचन पॉकेट में कैसे ढूंढ रहा है, तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं ऐसा OMG छुटकू किचन जिसमें आप खाना भी बना सकते हैं। जी हाँ, आप खुद ही देख लीजिए। अरे वाह, यहाँ तो चटपटे पकवान की दावत है भैया। क्या खाऊं, क्या खाऊं? पिज्जा। OMG, इतना छोटा पिज्जा? जरूर नकली होगा। अरे ये तो असली है भाई। ओहो, मिनिएचर फूड, वो भी एडिबल। OMG। और ये OMG मिनिएचर फूड बनाती है एक जबरदस्त जोड़ी। रिश्ते में तो ये एक दूसरे के भाई बहन लगते हैं भैया। और नाम है सारावनन और रंजीता। और आज इनसे मिलने हम पहुंचे हैं चेन्नई। अब तक ये जोड़ी बना चुकी है पूरे 200 डिशेस। बर्गर, पिज्जा, बिरयानी, मटर पनीर, राजमा चावल, पाव भाजी जैसे कई डिशेस के मिनिएचर वर्जन। एक बात बताओ, ये इतना छोटा क्यूट सा मिनिएचर फूड बनाने का आइडिया आया कहाँ से? I plan to start a normal cooking channel. My sister want to make craft channel. We combine together and end up with miniature cooking. शुरुआत में तो ये मिनिएचर कुकिंग सिर्फ एक्सपेरिमेंट था, लेकिन अब सारावनन और रंजीता अपने पैशन को लेकर बहुत सीरियस हैं। पर एक बात समझ में नहीं आई, आप मिनिएचर फूड के लिए ये छोटी सब्जियां लाते कहाँ से हैं? One vegetable shopper suggested us you can use baby versions of vegetables. अच्छा, यानी कि बेबी टमाटर, आलू, गोभी, बैंगन। हाउ क्यूट। अब सब्जी छोटी है, खाना छोटा है, तो बर्तन भी छोटे ही होंगे। मिट्टी के मिनिएचर बर्तन इन्होंने खुद बनवाए और बाकी बर्तन ऑनलाइन ऑर्डर किए। बाय द वे, ये जो क्यूटनेस दिख रही है प्लेट पे, इसे अचीव करना इजी नहीं था। सबसे बड़ा चैलेंज था कुकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली आग। एक्चुअली अलग अलग तरह की डिशेस का अलग अलग कुकिंग टाइम होता है। कुछ लंबे समय तक सिम पर पकती हैं और कुछ ज्यादा आंच पर। सारावनन और रंजीता के लिए वुड फायर को रेगुलेट करना मुश्किल हो रहा था, तो इन्होंने अपने अंकल की मदद से एक मिनी गैस स्टोव बनाया जिससे ये इजीली आग की आंच को कंट्रोल कर पाए। छोटे बर्तन और सब्जी तो आ गए हैं, अब ये बताओ इन छोटी छोटी डिशेस में टेस्ट कैसे मैनेज करते हो? एक छोटा पिज्जा बनाते समय हमारे पास इतने छोटे साइज के डिश के लिए कोई मेजरमेंट नहीं होता। हम ये नहीं जानते कि कितना यीस्ट चाहिए और कितना मैदा। पहले हमने ये रेसिपीज अपने घर पर टेस्ट करना शुरू किया कि हम सही मेजरमेंट का पता लगा सके। जब सही मेजरमेंट का अंदाजा आ जाता है तब हमारी मिनिएचर डिश रेडी हो जाती है। हाउ क्यूट। ऐसे छोटे पिज्जाज तो मैं 100-200 खा ही लूंगा। लेकिन अब क्या है कि खाने की बात करते करते मुझे लग गई है असली वाली भूख। प्लीज कुछ खाना बना दो ना मेरे लिए। ओ पनीर, वाह पराठे। OMG, आपने तो पंजाबी थाली ही बना दी, वो भी मस्का मार के। इस थाली के पकवान देखिए जरा, वाह
जितना क्यूट ये खाना है उतना ही क्यूट है इस किचन का सेट। इस किचन में मौजूद जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं ना, वो सब सारावन्नन और रंजीता ने खुद बनाई हैं। OMG! We have miniature refrigerator, miniature blender, miniature mixer grinder, miniature coffee maker. हमने रसोई का मॉडल खुद बनाने का फैसला किया। हमने पानी की बोतलें और जूस की बोतलें भी बनाई। फिर एक इंडोर किचन भी बनाया जिसको डिजाइन करने में हमें करीब 6 महीने का समय लगा। मान गए आपको DIY क्वीन। सारावन्नन और रंजीता की मिनिएचर किचन का खाना जितना टेस्टी है उतना ही इंस्पायरिंग भी है। क्रिएटिविटी, डेडिकेशन और मेहनत के बल पर सोशल मीडिया पे धूम मचाने वाली भाई बहन की मिनिएचर फूड की ये दुनिया कसम से है OMG। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूं कि इस जगह का नाम हौस खास कैसे पड़ा। हौस मीन्स वाटर टैंक एंड खास मीन्स रॉयल, सो इट मीन्स रॉयल वाटर टैंक। वैसे हौस खास से मुझे याद आया, अब मैं आपको एक खास OMG हीरो से मिलवाने वाला हूं। इन्होंने फार्मिंग में इतनी इनोवेशंस की हैं कि इन्हें देखकर मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकलती है, OMG। आइए हम आपको दिखाते हैं। जब खेतों में किसान खून पसीना एक करता है, तब कहीं जाकर इंडिया का पेट भरता है। इस जज्बे को मन में लिए राजस्थान के श्रवण कुमार बाजिया जी ने डिजाइन करी ऐसी OMG मशीन्स जो किसानों के लिए फार्मिंग का प्रोसेस आसान बना रही है। मैं आपको बता दूं कि श्रवण जी ने किसी स्कूल या कॉलेज से कोई टेक्निकल डिग्री नहीं ली है। ये मशीन्स इन्होंने खुद ही R&D करके डेवलप की हैं। फार्मर हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। फार्मर के लिए मशीन बनाना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं फार्मर हूँ और फार्मर की समस्या को मैं भलीभांति जानता हूँ। श्रवण जी का जन्म एक किसान परिवार में हुआ। अपने पिता को राजस्थान की चिलचिलाती गर्मी में खेती करता देख वो हमेशा सोचते थे, काश ऐसी मशीन होती जो काम को आसान बनाती और पैदावार को बढ़ाती। फील्ड में कोई भी फार्मर मशीन से टेक्निकल तरीके से काम कर रहा तो वो उसको बेनिफिट बहुत बढ़िया मिलता है। एक राज की बात बताऊं, ये OMG मशीन्स बनाने की सारी नॉलेज श्रवण जी को अपनी बाइक वर्कशॉप से मिली है और उसी नॉलेज की बदौलत इन्होंने किसानों के लिए बनाई अपनी पहली मशीन, वीडर मशीन। वीड्स फसल तक जरूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचने देते, जिससे उपज भी घटती है। और जहां 15 बीघा जमीन से एक दिन में वीड हटाने के लिए 50 से ज्यादा लोग लग जाते हैं, वहीं श्रवण जी की वीडर मशीन इस काम को अकेले ही कर लेती है। OMG। इस दमदार शुरुआत ने कई धमाकेदार आइडियाज को जन्म दिया, लेकिन नए आइडियाज के लिए श्रवण जी ऑनलाइन नहीं, ऑन ग्राउंड गए, अपने खेत में। इन्होंने ट्रेडिशनल फार्मिंग टेक्निक्स को नोट किया और फार्मर्स की जरूरत के हिसाब से मशीन्स बनाई, जैसे ये अनियन सीड ड्रिल मशीन। हाथ से बोने की वजह से अनियन सीड जमीन में सही गहराई तक नहीं पहुंचते और सिर्फ आधे ही ग्रो हो पाते हैं, लेकिन ये अनियन सीड ड्रिल सीड को सही गहराई तक पहुंचाकर उनको बचाती है और पैदावार को करीब 40% तक बढ़ाती है। श्रवण जी की मैनुअल अनियन सीड ड्रिल यूजफुल होने के साथ साथ अफोर्डेबल भी है, तभी तो इसे सिर्फ राजस्थान के किसान ही नहीं, पूरे इंडिया के किसान इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने मशीन कर्नाटक तक पहुंचाई है और MP, महाराष्ट्र और हरियाणा, पंजाब। दोस्तों, श्रवण जी सिर्फ मैन्युअली ऑपरेटेड मशीन्स ही नहीं, बल्कि ऐसी मशीन्स भी बनाते हैं जो सीधा ट्रैक्टर से कनेक्ट हो जाती हैं, जैसे इनकी करंट बेस्ट सेलर मल्टी यूज सीड ड्रिल, जो चना, गेहूं, प्याज से लेकर लहसुन तक को बो देती है। इसमें लगी हैं अलग अलग साइज की सीड प्लेट्स, जिनमें सिर्फ 15 मिनट में चेंज करके किसान मनचाहे सीड्स मशीन में भर सकता है। और ये देखिए, अनियन हार्वेस्टिंग मशीन। प्याज की हार्वेस्टिंग जैसा मुश्किल काम, जिसे करीब आधा एकड़ जमीन पर करने में लगभग 35 वर्कर्स को पूरा एक दिन लग जाता है, उसे श्रवण जी की ये मशीन सिर्फ आधे घंटे में कर देती है।
श्रवण जी को अपनी इनोवेशन के लिए कई अवार्ड्स भी मिले हैं, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा दिया गया नेशनल ग्रास रूट्स इनोवेशन अवार्ड भी शामिल है। ये कमाल की इनोवेशन श्रवण जी के लिए सिर्फ मशीन्स ही नहीं, बल्कि अपने किसान भाइयों की जिंदगी बेहतर करने का जरिया है, और यही बात इन्हें बनाती है OMG। दोस्तों, हौस खास एरिया में 13th सेंचुरी का एक इंटरेस्टिंग मॉन्यूमेंट है चोर मीनार। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर जो चोरी करता था उसका सर जो है वो कलम कर दिया जाता था। खैर, हमारी जो अगली स्टोरी है वो देखने के बाद आपकी एक चीज जरूर चोरी होगी, और वो है आपका दिल। कभी फेदर बना राइटिंग का साधन, तो कभी किसी बादशाह की ताज की शान, और आजकल तो ये ग्लैमरस फैशन भी बन चुका है। लेकिन अब ये फेदर दे रहा है एक आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी को उड़ान। ये है सुपर टैलेंटेड फेदर आर्टिस्ट नीलेश चौहान। इनके हाथ में आते ही हर पंख को मिल जाती है एक नई पहचान, और आज इनसे मिलने मैं आया हूँ मुंबई। फेदर को हमेशा से ही डेकोरेटिव पीसेस की तरह यूज किया गया है, पर ये फेदर कार्विंग एक नया आर्ट फॉर्म है। फेदर आर्ट की शुरुआत मैंने 3 साल पहले की थी, क्योंकि मेरी सिस्टर US में थी, तो उन्होंने एक बुक शॉप में एक आर्टिस्ट का एक बुक कवर देखा था, तो उन्होंने मुझे क्लिक करके सेंड किया था। आई थॉट कि समथिंग यूनिक, तो मुझे ये अटेम्प्ट करना था। वैसे तो इनके ज्यादातर आर्टवर्क एग्जॉटिक और कलरफुल बर्ड्स के फेदर्स पे बनते हैं, पर इन्होंने शुरुआत की थी कबूतर के पंखों से। इनका एक असूल है कि पंख चाहे कबूतर का हो या किसी एग्जॉटिक बर्ड का, ये गिरे हुए पंख ही इस्तेमाल करते हैं। पंखों पे आर्ट यानी कि फेदर आर्ट बनाने का इनका प्रोसेस काफी लंबा और डिटेल्ड है। सबसे पहले तो ये फेदर चूज करते हैं, फिर ये फेदर को अच्छे से क्लीन करते हैं। पहले मैं फेदर्स को एटलीस्ट 4 to 5 टाइम वॉश करता हूँ। वॉशिंग के लिए मैं उसको शैम्पू, फिर उसके बाद कंडीशनर यूज़ करता हूँ, उसको ड्राई करता हूँ। ड्राई होने के बाद फिर से उसको वॉश करके फिर उसको सैनिटाइज करता हूँ। सैनिटाइज होने के बाद फिर से उसको 2 बार धोना पड़ता है। ये स्टेप बहुत जरूरी है। अगर फेदर साफ नहीं होंगे तो बाद में उन पे फंगस लग सकती है। फेदर ड्राई हो जाता है, फिर जैसे ही ड्राई हो जाता है उसका शेप पूरा बिखर जाता है, कि उसको हाथों से रब करके अच्छे से शेप में मैं लाता हूँ। फिर नीलेश डिजाइन को कंप्यूटर पे ड्रॉ करते हैं, पर डिजाइन ऐसा होना चाहिए जो फेदर के स्टेम के ऊपर ना आए, क्योंकि स्टेम फेदर की बैकबोन है। अगर स्टेम डैमेज हुई तो आर्ट बनाते वक्त फेदर टूट भी सकता है। डिजाइन फाइनलाइज करने के बाद नीलेश प्रिंट आउट निकाल के उसका स्टेंसिल रेडी करते हैं। फिर उस स्टेंसिल को फेदर के ऊपर रख के कटिंग करते हैं। पर ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए इन्हें पूरे फोकस के साथ स्टेडी हाथों से फेदर की कटिंग करनी होती है। अगर 1-2 सेंटीमीटर इधर उधर हो जाए तो डिजाइन बिगड़ सकता है और स्टेम भी डैमेज हो सकता है। और ये पिनिंग का प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ही तो आर्ट वर्क को 3D डिजाइन का इल्यूजन मिलता है। फेदर सिलेक्शन से फेदर आर्ट की फ्रेमिंग के प्रोसेस में लग जाते हैं पूरे 4 से 5 घंटे, और तब जाकर तैयार होता है एक बेहद खूबसूरत पीस। आई एम श्योर कि इस आर्ट में चैलेंजेस तो बहुत होंगे, पर आपका आज तक का सबसे ज्यादा मुश्किल आर्ट वर्क कौन सा है? सबसे ज़्यादा चैलेंजेस होता है पोर्ट्रेट रेडी करने के लिए। तो अगर सचिन तेंदुलकर का मैं अगर पोर्ट्रेट बना रहा हूँ, तो जब मैं कटिंग करता हूँ तो उनका आई डिटेलिंग्स थोड़ा भी अगर कट हो जाए या उसका नोज थोड़ा यहाँ वहाँ हो जाए, तो सचिन तेंदुलकर नहीं दिखेगा, आपको कोई और पर्सन दिखेगा। इस आर्ट में जो इन्होंने महारत हासिल की है, उसका थोड़ा क्रेडिट जाता है इनके एडवर्टाइजिंग एक्सपीरियंस को भी। एजेंसी में हम लोग ऑलरेडी जैसे 15 साल पहले 3D Max और हम लोग यूज़ नहीं करते थे। अगर किसी को पैक डिज़ाइंस बनाना है या परफ्यूम का बॉटल बनाना है, तो हम लोग प्रिंट आउट लेते थे, उसको कट आउट करके फिर उसको डमी के लिए हम लोग गमिंग यूज़ करते थे, और फिर उसके बाद वो हम लोग क्लाइंट को प्रेजेंट करते थे। वाव, 15 सालों की प्रैक्टिस है कटिंग और पेस्टिंग की नीलेश को, वरना इतने छोटे से पंख पे आर्ट बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है बॉस। इतना ही नहीं, अब तक ही अपनी आर्ट मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, विकी कौशल और महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे जी को भी गिफ्ट कर चुके हैं। OMG भाई साहब, अब और कितने झंडे गाड़ने का इरादा है? फ्यूचर प्लान ये है कि मैं ये आर्ट को कैसे इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म पे लेके जाऊँ, कैसे इसको एक्सप्लोर और बड़ा करूँ। नीलेश जी, सचमुच आपका हर आर्टवर्क हम सब के लिए एक रिमाइंडर है। आसमान पंछियों का भी है और हमारा भी। सोच जितनी बड़ी होगी, उड़ान भी उतनी ऊंची होगी। आपको OMG का सलाम। दोस्तों, अब जाते जाते हम धूम मचाने वाले हैं।
ऐसी वैसी बाइक पे नहीं, कस्टमाइज्ड OMG बाइक पे। मुंबई के गैब्रियल जुजार्टे ने बनाई है फायर फाइटिंग बाइक, एम्बुलेंस बाइक और पुलिस बाइक। दोस्तों ये बाइक्स ढेर सारे फीचर से लोडेड हैं। फायर फाइटिंग बाइक में वाटर टैंक और होस पाइप जैसे फीचर्स हैं, तो एम्बुलेंस बाइक में है मेडिकल इक्विपमेंट स्टोर करने के लिए यूटिलिटी बॉक्सेस। पुलिस बाइक में तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी है। लेकिन ये बाइक्स रातों रात नहीं बनी। गैब्रियल ने पहले बाइक पार्ट्स और उनके फंक्शंस के बारे में अच्छी तरह से सीखा और नतीजा हमारे सामने है भाई। भाई गैब्रियल, मैं दुआ करता हूं कि आप ऐसे ही बाइक्स को कस्टमाइज करते रहो और उसे देखकर लोग कहते रहें OMG। दोस्तों, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। प्लीज रखिए अपना ध्यान और देखते रहिए इंडिया की कहानियों का गुणगान ओनली ऑन OMG। मेरी जान, सी यू गाइस।